हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब की उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज़ शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ और दामाद कैप्टन सफदर को की सज़ा की मअतली के बारे में जो फ़ैसला दिया था, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया यानी बरकरार रखा। और ये फ़ैसला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने ये भी कहा था कि बादिउन नज़र में एवनफील्ड केस जिसमें नैब अदालत ने उनको सज़ा सुनाई है उसमें ख़ासी खामियां हैं। और उस वक्त भी ये बातें हुई थी कि क्योंकि इस रेफरेंस में उन जायदादों की मालियत नहीं लिखी गई, और जब पूछा गया नैब प्रोसिक्यूटर से तो उन्होंने कहा जनाब गूगल कर लें आप, तो इस तरह की बातें। और उन्होंने ये भी कहा कि बादिउन नज़र में शायद ये सज़ा बरकरार नहीं रह सकती, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ज़रूर कहा कि ये जो सज़ा मअतली का फ़ैसला है इससे उनकी अपील पर कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो नैब की अपील हो या शरीफ ख़ानदान की सज़ा के ख़िलाफ़ अपील हो। बहरहाल सज़ा मअतली का ये जब फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में तो इनिशियली चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने जो ऑब्ज़र्वेशंस दी थी उसके बाद से लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो सज़ा मअतली का फ़ैसला दिया है ख़ासा जो है गैर मामूली है, क्योंकि ऐसा नहीं होता नॉर्मली। तो उससे ज़ाहिर है लोगों में वो भी हुआ कि शायद ये सज़ा जो है मअतली बरकरार रह पाएगी कि नहीं। मगर आज जो है अदालत ने करार दिया कि क्योंकि जैसा भी फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है और उन्होंने अपनी हुदूद से तजावुज़ शायद नहीं किया। नए प्रोसिक्यूटर हैं अकरम कुरैशी, उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि जनाब क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस के मेरिट्स पर भी अपनी राय का इजहार कर दिया है तो उससे उन्हें ख़तरा हो चला है कि शायद जो है इनको बरी ही ना कर दिया जाए। तो अदालत उज़्मा ने ये कहा कि जो अदालत आलिया का फ़ैसला है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये एक अबूरी हुक्म है और इससे केस के मेरिट पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। केस का मेरिट जब आएगा तो आएगा। इस सब कुछ के बावजूद मैं वही सवाल पूछना चाहता हूँ जो पूरी पाकिस्तानी अवाम कितनी है, 22 करोड़ 25 करोड़ कितनी हो गई है? सॉरी नेशन, आप गलत कोट करा दिया मैं। बहरहाल नेशन वांट्स टू नो, मतलब ये छोड़ दें इनको, जालों से मत मुंह लगे करें। The nation wants to know ये डील है या डील है? मुबशिर साहब आप यार मुझे देखो लीगली तो मुझे लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब की नाअहली तो अदालत उज़्मा से हो चुकी है, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है कि वो वापस आ सके पार्लिमानी सियासत में, तो लिहाजा उनके लिए तो कुछ नहीं हो सकता। एक बात बताओ, मेरे ऊपर 4 केसेस चल रहे हैं। हाँ, कौन से वाले? मैं मिसाल दे रहा हूँ, सुन लो ना। मेरे ऊपर 4 केसेस चल रहे हैं। एक में मुझे सज़ा हो गई, जेल भेज दिया गया, बाकी 3 में ज़मानत हो गई है। पर मुझे नहीं पता यार, लोग इसका कोई फ़ायदा होगा या ढील है यार? इसी बात में जैसे क्या होगा पता नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं। जैसे आसिफ सईद खोसा ने उन्होंने ये कहा है कि जनाब के मुल्ज़िम बदकिस्मती से मुल्ज़िम जो हैं वो एक बार फिर जेल में हैं और नैब में कानून की ज़मानत का तसव्वुर मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत है। ये उन्होंने भी एक वो दिया है नैब के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशन। और आपको पता है आजकल तो पार्लियामेंट में यही बात हो रही है कि नैब के लॉ को किस तरह चेंज किया जाए। अच्छा, अदालत से लेके और पार्लियामेंट तक इस मामले में सब एक पेज पे हैं। आपने देखा होगा कि वक्तन फ़वक्तन पिछले कई सालों में अदालत को जब भी मौका मिलता है नैब के कान खींचने का, जैसे प्ली बार्गेन सिस्टम, उस पर कितनी दफ़ा इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह उनका जो इन्वेस्टिगेटिव तरीक़ा है या किसी को जो है सिर्फ चार्जशीट पे से पहले ही पकड़ लिया, किसी को चार्जशीट के बाद भी उन्होंने जो है पकड़ने की जहमत नहीं की, तो बादशाह सलामत का सवाबदीद है। अदालतें तंग हैं, सियासतदान जो अटके हुए हैं नैब के पंजे में हैं वो तो बड़ी तंग है। वो तो उनका तो समझ में आता है तंग होना। अच्छा, हाँ। जो पावर में है मगर नैब को रिफॉर्म नहीं करना चाहते वो भी तंग है कि मसलन हेलीकॉप्टर केस में इमरान खान से नैब जो तफ्तीश कर रही है वो इंतहाई ज़्यादती है
और ये वजीर आज़म की तौहीन है। बिल्कुल सर। कौन? हुकूमत वक्त कह रही है। और जब अपोजिशन उससे कहती है कि अच्छा आप भी शिकायती हैं, आप भी डसे हुए हैं, हम तो डसे हुए हैं ही, तो आओ मिल बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकाल लें कि इस कानून को न्यूट्रल, ताकतवर और एक पायदार शक्ल दी जा सके। वहाँ वो नहीं आते। अच्छा, वहाँ की भी बड़ी, अच्छा इसमें ना बाय द वे हमने भी अपना एक हिस्सा डाला है यार, क्योंकि आपको याद है कि एक बहुत ही अहम केस पर नज़र आई थी नैब की, जिससे मतलब पूरी कौमी सलामती को खतरा हो गया था। आपको याद है ईवा ज़ुबैक वाला केस? हाँ जी, वो की चैलेंज भी करनी थी, तो उसमें हमने भी अपना काफी अपने वो तो तुमने डाला था। बहरहाल क्या मैंने क्या ईवा ज़ुबैक की खूबसूरती से मुतासिर हुए थे, वो नैब की बदसूरती से नहीं हुए। ठीक ही है वो, देखो हक और सच की बात करनी है यार, मतलब चाहे अच्छा मजे की बात है। किसी और के बारे में कौन साहब है यार? ये मुबश्शिर अबुसत। अच्छा, इट्स जस्ट ये आपको जो 4 केसेस है ना, ये 5वां केस ये है, ठीक है। मुझे सबसे अच्छे रिएक्शन लगा है वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद साहब का, जिन्होंने कहा है कि जी इसे कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, और ये जो है मैं अभी भी ये कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ की सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, हम मेरा ख्याल है आगे बढ़े अभी हमने। चलिए, आज फिर बाज़गश्त पार्लियामान में सुनाई दी गई इसी नैब के ऊपर ना कि को भिन्नाई हुई आवाज़ आई, और वो नैब के सबसे महबूब सियासतदान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उन्होंने भी बोला, और उन्होंने कहा कि नैब को जो है ना हम भी देख लेते हैं कैसे। ज़रा पहले सुन लें ताकि उसके बाद हम नैब पे मज़ीद बहस करते हैं। नैब के चेयरमैन को पार्लियामेंट के सामने हाजिर होना चाहिए। और ये दोस्तों मेरी बात नहीं है, मैंने तो बड़े नैब देखे हैं और मैं देखता रहूंगा, ये तो मसला ही नहीं। बात यह है कि जिस दिन आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा, मसला ये है। तो मुझे आपका गम है ना, वो ज्यादा है, अपना नहीं है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमने ही पार्लियामेंट को इज्जत देनी है, हमने अपनी पार्लियामेंट को मजबूत करना है। जितना हो सका है मेरे हाथ में है, मेरे ताकत में था पॉलिटिकली, मैं करता आया हूँ, और अब भी मैं पार्लियामेंट के लिए, जमहूरियत के लिए ही काम करना चाहता हूँ। जी जनाब, सुना है। फिर उन्होंने साथ ही ये भी तजवीज़ दी कि होना ये चाहिए कि अगर किसी मेंबर पार्लियामेंट मतलूब हो नैब के लिए, तो उसके लिए एक पार्लिमानी कमेटी बने, वो पहले जो है हाँ पार्लियामानी कमेटी बने, वो फैसला करे कि ये केस जो है इस काबिल है, जो नैब बना रही है कि इस मेंबर पार्लियामेंट को उसके सामने पेश होना। अब मसला यहाँ पे हुआ कि ये फिर इंडिपेंडेंट तो नहीं रहा। अच्छा, अब जाहिर है कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं, सिर्फ पाकिस्तान में तो एहतसाब नहीं होता होगा ना यार, दुनिया भर में एहतसाब होता होगा। उसके भी मैंने थोड़े एग्जांपल्स पूछने हैं आप दोनों से, लेकिन इससे पहले एक और मैं आपको मज़ेदार तो इतनी नहीं है लेकिन बात है ज़रूर। पिछले साल नवंबर में, हम तो अभी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे ना, वो तो पता नहीं 70-80 साल हो गए होंगे उसे। मैं बात कर रहा हूँ पिछले साल नवंबर में एक मीटिंग हुई। अच्छा। और ये कहाँ हुई थी? ये मीटिंग हुई थी पिछले साल नवंबर का जुमला लगता है बहुत देर की बात कर रहे हो। 2 महीने पहले चले 2 महीने पहले मीटिंग हुई थी। सॉरी, पार्लियामेंट हाउस चेंबर, बैरिस्टर फरूक नसीम लॉ मिनिस्टर के चेंबर में हुई थी। अच्छा, वहां पर कौन कौन थे? वहाँ पर पीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर भी थे, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स अली मोहम्मद खान पीटीआई के, वो भी वहाँ पर थे। मौजू क्या था कि सर थोड़ा सा मिल बैठकर आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं नैब के बारे में, और हम जो नैब से करवाना चाह रहे हैं, हम जो आइडियली हमारी नज़र में नैब कैसे होना चाहिए, इस पर बैठकर थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं, हाय हेलो हाय कर लेते हैं। अच्छा, सरदार अयाज सादिक थे वहाँ पर, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, राना सनाउल्लाह खान, और पीपी की जानिब से सैयद नवीद कमर साहब भी थे। अच्छा, ऑफिशियल वर्ड्स तो कहीं कोई नहीं आए, ऐसी कोई मिनट्स हमारे सामने नहीं आई, लेकिन जो सोर्सेज जो वहाँ का थे वो कह रहे थे कि जी, ऑपोजिशन वाले मेंबर ने कहा कि जी मिनिस्टर हमें कंप्लेन करते हैं कि जी ब्यूरोक्रेट्स काम करने से डर रहे हैं, क्योंकि उनका ख्याल है कि जी अगर हमने इस पे साइन कर दिया तो नैब आ जाएगी, और अक्सर ऐसा होता भी है। शहबाज शरीफ ने ये बात की, शहबाज शरीफ ने बार बार ये बात की है, उसने ये भी कहा है कि जी नैब और पीटीआई हुकूमत का कट जोड़ है। तो इन
तहफ़्फ़ुज़ात को हटाने के लिए वहाँ पर मीटिंग की, और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी ने भी कहा कि जी हमने इनवाइट किया है, इनको सजेस्ट करें नैब लॉज में चेंजेस, अगर कोई कंप्लेंट है तो प्लीज़ आप हमें बताएं। अब उस वक्त पता नहीं फवाद चौधरी साहब ने क्या खाया होता, क्योंकि जनरली इतनी कंसिलिएटरी टोन नहीं होती भाई की। अच्छा, उसके बाद ये बाय द वे सेकंड मीटिंग थी रिपोर्टेडली, उसके बाद इस पर क्या हुआ है हमें कुछ नहीं पता। कुछ आगे चल रही है, आज भी कुछ बात सुनाई थी, लेकिन यह है कि अभी तक तय नहीं हो पाया। एक टास्क फोर्स बनी थी, आखिरी बात में बताना, खान साहब ने बनाई थी ना, जो 100 टास्क फोर्स से बनाई थी, उनमें से एक ये भी है, और उसका भी क्या अपडेट है हमें नहीं पता। एक बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि पीटीआई का इंटरेस्ट नैब को रिफॉर्म करने में कब आएगा, क्या पीटीआई ऑपोजिशन में होगी। दिस आई कैन से, इससे पहले आई नहीं सकता, वो ऐसा होता नहीं है, जैसा बाकी दो पार्टी हिस्टोरिकली ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद हम इसी ब्रेक आ नहीं रही, ब्रेक आ गई है। वेलकम बैक। अब ज़रा नैब की तरफ हम नज़र डाल लेते हैं कि माजी में जो नैब जब से शुरू हुआ तब से क्या हुआ। ये नैब जो है ये जनरल मुशर्रफ ने जब कू किया और नवाज शरीफ हुकूमत को हटाया तब बनाया गया। उससे पहले एक इदारा कौमी एहतसाब ब्यूरो, जिसके सरबरा तो नहीं, जिसके रूह रवा सेनेटर सैफुर रहमान थे, और जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को टारगेट किया। बहरहाल जैसे ही नवाज शरीफ की हुकूमत गई तो जनरल मुशर्रफ ने नैब बनाई और इसके सरबरा जनरल अमजद को लगाया, और जिन्होंने दावा किया कि वो बिल्कुल बिला किसी डिफरेंस के वो एहतसाब करेंगे। और इनिशियली केसेस फाइल भी हुए तमाम पॉलिटिशियंस के ख़िलाफ़, जिसमें चौधरी बरादरान भी थे, जिसमें शरीफ्स भी थे, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी भी थे। मगर क्योंकि जब जनरल मुशर्रफ को ज़रूरत पड़ी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी की, जो कि हर डिक्टेटर को पड़ती है, तो सैफुर रहमान साहब तो चौधरी फैमिलीज़ के केसेस गायब हो गए, यकायक उनके कर्ज़े माफ़ हो गए और उनके केसेस जो है वो कोल्ड बर्नर में डाल दिए गए, जिस पे जनरल अमजद ने खासा हाँ, तो सादिक अलग हो गए, अमीन अलग हो गए, अमीनोफाइड थे। हाँ, तो उसके बाद से फिर लोगों ने इस पे कहना शुरू कर दिया, सवालात उठाने शुरू किए। अच्छा, तब से लेके अब तक जो बड़े बड़े केसेस हुए हैं, पॉलिटिकल केसेस जो है वो समहाउ कोई भी जो है अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। नवाज शरीफ वाली जो ये अब आई है, ये मेरे ख्याल में सबसे हाई प्रोफाइल केस है। उससे पहले जो है बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी का केस जो है वो हाई कोर्ट्स में, आपको याद होगा शहबाज शरीफ और जो सैफुर रहमान की गुफ्तगू थी वो जब लीक हुई तो वहाँ पर, और जस्टिस क़य्यूम के तो वो वहाँ से ख़त्म हो गए, उनका केस ख़त्म हुआ। फिर एडमिरल मंसूर उल हक का एक केस हुआ था, वो तो नैब से पहले की बात कर रहे हैं ना। नैब ने जो एम्बेजलमेंट्स के केस थे या खुर्द बुर्द के या बैंक कर्जों के केस थे, वो किसी हद तक प्ली बार्गेन का जो उसूल है, कैरेट एंड स्टिक का फार्मूला करके पैसे रिकवर किए, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब आते हैं पॉलिटिकल नेचर के केसेस, तो वहाँ उस पे सवालिया निशानात जो हैं वो जनरल अमजद के बाद से ही उठने शुरू हो गए थे। और फिर जिस तरह एक एहतशाम ज़मीरियत हुई, 2002 के इलेक्शन हुए, उसमें तो खुल के बातें शुरू हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद बदकिस्मती की बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद भी 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहती है, जो चीख रहे थे। जी हाँ, 5 साल अगले मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत रहती है। दोनों ने एक दूसरे के साथ किया। 2009 में गीलानी हुकूमत ने नैब की जगह नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन के क़याम का बिल असम्बली में पेश किया। किस वजह से मंजूर नहीं हुआ? मुस्लिम लीग नवाज बैकआउट। बिल्कुल जी। जब 2013 में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत बनी तो कुछ अरसे बाद थोड़ी बहुत लीपा पोती करके वही नेशनल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का बिल नवाज हुकूमत ने पेश कर दिया, कॉपी पेस्टिंग। इस बार पीपल्स पार्टी की बारी थी। बड़ी पिक्चर नहीं देखी, उन्होंने कहा अच्छा पिछली दफा जो आपने किया था हुण वेख नसी की करने। अच्छा, अब जो है, अब इन्हें याद आ रहा है कि
पार्लियामेंट के सामने चेयरमैन को बुलाना चाहिए, ना कि पार्लियामेंटेरियंस चेयरमैन के सामने जाएं, और नैब को कस के रखना चाहिए। ओ भैया 10 साल तुम्हें मिले थे, तुमने क्या किया? सही बात। तो अब किस मुंह से जो है बात कर रहे हैं? इसी मुंह से। अच्छा, दूसरी बात ये है खासे मुंह है। दूसरी बात ये है कि जरदारी साहब ने आज बहुत अच्छी तकरीर की है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छी नैब के बारे में बातें की हैं, लेकिन भाई बात यह है कि झूठे या सच्चे, अगर आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं तो आप सोने के हुरूफ में भी बात करेंगे ना उस इदारे के साथ, तो मैं एज अ कॉमनर मैं उस पर 100% यकीन नहीं करूंगा, भले आप कितने ही सच्चे हों। आपकी जगह कोई और थर्ड आदमी जो है वो यही बात करे जो आज आप कर रहे हैं पार्लियामेंट में, तो मैं उस पर ध्यान देना पसंद करूंगा। जब आप पे बात आती है तो आपको सारी अक़दार, सारे इंसाफ, सारे इदारती एहतरामात जो है याद आने लगते हैं, और जब आपको मौका मिलता है तो आपको क्या मौका मिला? अब ये रोते हैं ना कि जी ये सारे केसेस का बोझ जो है वो आला अदालतों पे है, उसकी वजह से जो है अदालती ढांचा बैठ गया है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में अदालती बोझ कम करने के लिए सीधी तौर पे तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो हैं वो सिर्फ दीवानी और फौजदारी मुकदमा सुनेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए अलहदा से एक विफाकी अदालत बनाई जाएगी जिसमें चारों सूबे मसावी बुनियाद पे उनके जजेस जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे। टोनी ब्लेयर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बैठा हुआ है, स्कॉटलैंड यार्ड जाती है, कोई नैब वैब नहीं जाती, उससे तफ्तीश करती है, कोई शहरी वहरी का साथ कोई सिलसिला था। FBI ट्रंप रूस का जासूस है या नहीं, FBI तहकीक कर रही है। ट्रंप जो है सिवाय पहलू बदल कुछ नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं कह सकता कि FBI जो है वो जानिबदार है, मुतासिब है, सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। ये वोकैबुलरी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि FBI आज से थोड़ी है। हालांकि तकरीबन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो घास नहीं डाल रहा। हाँ, लेकिन घास नहीं डाल रहा। ये फर्क। अच्छा, इदारे मजबूत हैं। यहाँ सवाल ये है कि एबडो से लेके नैब तक जब भी एहतसाब हुआ है तो जिनका एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए उन्होंने हमेशा दूसरों का एहतसाब किया है। इसलिए कोई भी एहतसाब पे यकीन करने को तैयार नहीं है, भले दुनिया का बेहतरीन एहतसाबी सिस्टम क्यों ना लागू कर दिया जाए, सिर्फ बदनज़री की वजह से यहाँ सिस्टम कामयाब नहीं हो पा रहा। ठीक है, और इसी बात पर हम ब्रेक ही ले सकते हैं क्योंकि नैब को बेहतर करना हमारा काम नहीं है, ना ही अगर होता तो हम शायद कर सकते। जी, वक्फा लेते। डेथ हुई है बच्चों की, वो हुई है रीनल या किडनी फेल्योर से हुई है, और किडनी फेल्योर डायरेक्ट उसका जो काज बना है वो डिहाइड्रेशन, जो कि बच्चों ने उल्टियाँ की और ये की। लेकिन इसका असल जो मंबा और मकसद जहाँ से ये शुरुआत एमिनेट हुई थी चीज़, वो गैर सेहतमंद खाना था जो बच्चों को खिलाया गया, जिसकी वजह से बहुत ही एक्यूट किस्म की फूड पॉइजनिंग हुई। क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, चंद चीज़ें आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि इस दौरान हमने सप्लाई चेन के हवाले से भी उनसे बहुत से सवालात किए। एरिज़ोना ग्रिल वाले सप्लाई चेन के हवाले से भी सही मुनासिब हमें जवाब नहीं दे सके कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से मंगाते हैं और क्या तदाबीर करते हैं, कितने दिन आपके पास रहती है। बहुत सी जगहों से कि जी इधर मार्केट से ख़रीदते हैं, इधर से ख़रीदते हैं, जो कि इतने बेहतर लेवल के रेस्टोरेंट से हम तवक्को नहीं करते। ये थे कराची के DIG साउथ जावेद आलम ओधो, जिन्होंने पिछले माह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। केस आप सबको याद होगा, एरिज़ोना ग्रिल फूड पॉइजनिंग केस। हुआ क्या था कि नवंबर में एक फैमिली गई अपनी 2 छोटे बेटों के साथ, अहमद जिसकी उम्र 1.5 साल की थी और मोहम्मद जिसकी उम्र 5 साल की थी। वो गए एरिज़ोना ग्रिल, जो कराची के इलाके जमजमा का एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है, वहाँ पर खाना खाया। उसके बाद वो गए सी व्यू, जहाँ पर चंकी मंकी एक नाम की एक वो है अम्यूजमेंट आइसक्रीम पार्लर अम्यूजमेंट या जो भी अम्यूजमेंट पार्क टाइप चीज़ है, वहाँ से उन्होंने कुछ कैंडी ऐसे कुछ खाया और फिर घर गए, दूध पिए और सो गए। लेकिन एकदम उनकी तबीयत नाहमवार हुई, उल्टियाँ शुरू हुई, डायरिया शुरू हुई और इतनी शदीद डिहाइड्रेशन हुई और इतना जहर उनके सिस्टम में आ गया था कि वो बच ना पाए।
इसके बाद फिर ज़ाहिर है हुकूमत हरकत में आई, वालिदैन ने एक केस भी किया और ये कार्रवाई चलती रही और कुछ 2 लोग एरिज़ोना ग्रिल के गिरफ्तार भी हुए। केस की में जो हुआ नहीं हुआ उस पर भी हम डालेंगे। आपको पहले बताए थे कि आज इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है, क्योंकि इसको काफ़ी फॉलो भी किया है। आज बच्चों के वालिदैन ने अदालत में अपने वकील के थ्रू बताया है कि हमने जिम्मेदारान को माफ़ कर दिया है और हम नहीं चाहते कि इनके खिलाफ मज़ीद कोई कार्रवाई हो। उनके वकील ख्वाजा नवीद ने ये सिंध हाई कोर्ट को आज बताया और एरिज़ोना ग्रिल के जो वकील थे उन्होंने भी कहा कि नहीं जी हमारी सेटलमेंट, बेसिकली ये कहा कि हमारी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हमारी, वही कह रहा हूँ कि हमारी सेटलमेंट हो गई है, जिसके ऊपर अदालत ने कहा कि वो सेटलमेंट हमारे सामने प्रोड्यूस की जाए। अदालत ने कबूल कर ली। नहीं, अदालत ने अभी कहा है कि सेटलमेंट हमारे सामने लाई जाए कि क्या सेटलमेंट क्या हुई है और आज के लिए हियरिंग अजर्न हो गई। अब आगे क्या होता है, कोर्ट इस प्ली को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, वो एक अलग बात है। हुकूमत और पब्लिक पर इसका क्या फर्क पड़ता है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन पहले आपको जरा थोड़ा याद दिलाना चाहता हूँ कि कितनी चीजें होती हैं। ये लगता है कि कोई 6 महीने हो गए इस केस को, हालांकि सिर्फ 1 महीना 2 महीने भी नहीं हुए अभी तक। इसके बाद फिर रेड्स हुई एरिज़ोना ग्रिल पर, रेस्टोरेंट को सील किया गया। अच्छा, हुकूमत कहती है रेस्टोरेंट को सील किया गया, एरिज़ोना ग्रिल के जो वकला हैं वो उनका एक और मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि नहीं हमने वॉलंटरीली रेस्टोरेंट रज़ाकाराना तौर पर रेस्टोरेंट को बंद किया। किसकी बात मानना चाह रहे हैं ये आप पर है। वेयर हाउस गोदाम पर भी छापा पड़ा और आपको याद है कि बहुत खबर बहुत फैली थी कि वहाँ से जो गोश्त के सैंपल मिले थे फ्रोजन मीट की, वो 2014 में खरीदे गए थे और 2015 में वो एक्सपायर हो गए थे। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा मजेदार मौक़िफ़ रहा है एरिज़ोना ग्रिल के वकील का, जो मैं पढ़ा था आज इस स्टोरी पर थोड़े से रिसर्च करते हुए। उन्होंने कहा था कि जी ये पहले तो एक कहा था कि रज़ाकाराना तौर पर हमने ये रेस्टोरेंट बंद किया, दूसरा कहा था कि जी ये जो एक्सपायर्ड मीट जो हम गोदाम में रखते हैं ये हम सिर्फ एक बतौर सैंपल रखते हैं, हम ये मतलब इस्तेमाल करने के लिए नहीं करते। अब मुझे नहीं पता कि रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे चलती है। उन्होंने कहा था कि हम DHA में एक नई शॉप खोल रहे थे, अपना रेस्टोरेंट का एक नया आउटलेट खोल रहे थे, उसके लिए हमने इंपोर्ट किया था गोश्त, लेकिन DHA ने हमें इजाजत नहीं दी तो वो नहीं हुआ। तो वो गोश्त अच्छा, तो फिर ये सेकंड ट्विस्ट है। बिकॉज़ थर्ड ट्विस्ट इसमें क्या आती है कि उस वक्त मुझे याद है कि मैं ये अगेन मीडिया पे ये रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि जब छापा पड़ा था तो इनके जो मैनेजर हैं जो इनके PCHA से आउटलेट चलाते हैं, उन्होंने कहा था कि सर ये तो हमारा गोश्त ही नहीं है, ये तो पता नहीं किसका गोश्त है। तो ये सारी क्योंकि उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि ये तो इंपोर्टेड गोश्त है और हम तो सिर्फ लोकल गोश्त ही इस्तेमाल करते हैं। ये जो आज आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है, अब जाहिर है कि अदालत इसको भी देखेगी। मुझे याद आ रहा है शाहरुख जतोई केस, हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता, माफ़ी के लिहाज वहाँ भी माफ़ कर दिया गया था, लेकिन फिर रियासत ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इससे जो है ये माफ़ी जो है इससे जुर्म की जो शिद्दत है वो ख़त्म नहीं हो जाती। और फिर सिविल सोसाइटी ने जो प्रेशर डाला था नतीजे में उस माफ़ी को, हाँ, लेकिन वो क्योंकि उस जो रियासत ने तो कर दिया था, मतलब रियासत से मुराद अगर हुकूमत है तो वो एक्सेप्ट हो गया था, वो तो चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया था और वहाँ पर जाकर के तो मफाद आम्मा में अगर मैं जो हूँ फूड पॉइजनिंग का जो है मफाद आम्मा का केस हुआ, जिसमें अगर मेरी आपसे जो बात हो गई तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़ाती तौर पे मैं आपके घर गया तो फूड पॉइजनिंग हो गया, ये तो एक पब्लिक प्लेस में ये वाकया हुआ। तो अब रियासत मुझे नहीं लगता कि उसे ये क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगी कि इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को तस्लीम कर लेना चाहिए। कर नहीं सकते ना जी, बिकॉज़ अगेन इट इज अ पब्लिक मैटर। ये दो आदमियों का मामला तो नहीं है। जो बात की हैदराबाद की, ये कहाँ आपने कोई स्क्रीन में तो कम ही देखा होगा ना, क्यों? क्योंकि वो कैंटोनमेंट मार्केट की किसी छोटी मोटी दुकान में हुई है। ये सिर्फ वो केसेस जिनके बारे में आपको पता है। एक चले अब गुड न्यूज है और ये मतलब सिर्फ स्टेटमेंट ही है, अगर आप इस पे जाएं वो कह देंगे सर इस साल इंशाअल्लाह ताला सिंध फूड अथॉरिटी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होगी, बल्कि ना सिर्फ फंक्शनल होगी, वो हैदराबाद, नवाबशाह और लड़काना तक भी एक्सपेंड करेंगी। लेकिन उससे पहले शायद आपको कुछ बंदे हायर करने पड़े इसके लिए। 50 लोगों की मंजूरी हो गई है, हायरिंग हुई है नहीं हुई है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब भी आप कोशिश करें सिंध फूड अथॉरिटी को बुलाने के शो पे तो पता नहीं कोई अजीब व गरीब किस्म का ही जवाब मिलता है कि सर अभी अवेलेबल नहीं है। तो वो भी वही कहते हैं जो हम कहने वाले कि ब्रेक ले लें।
वेलकम बैक। और गुज़िश्ता महीने यानी दिसंबर में हमने APS आने को 4 साल हो गए और हमने ज़ाहिर है उस गम को दोबारा से मनाया और महसूस किया। जो जुडिशल इंक्वायरी शुरू की थी और वो भी जो APS शहदा के जो वालदैन हैं उनके दर बदर फिरने के बाद चीफ जस्टिस ने उसका सुओ मोटो लिया और ऑर्डर किया और पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं मोहम्मद इब्राहिम ख़ान उनकी सरबराही में हुआ था। और हमने गुज़िश्ता माह आपको प्रोग्राम में बताया था कि जब ये इंक्वायरी की जो मुद्दत है वो 20 दिसंबर को ख़त्म हो रही थी तो सिर्फ एक इदारे यानी CTD ने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई थी और उसके अलावा किसी इंटेलिजेंस एजेंसी किसी इदारे ने उसमें ताउन नहीं किया था। तो अब जो है गुज़िश्ता हफ्ते यानी जुम्मे के रोज़ जो उस कमीशन के तर्जुमान हैं इनायतुल्लाह साहब, उन्होंने मीडिया को एक ब्रीफिंग दी है और जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जज साहब हैं उन्होंने अब ऑर्डर्स जारी किए हैं कि जो साबिक कोर कमांडर थे पेशावर के जनरल हिदायतुर रहमान और 4 दूसरे फ़ौजी अफसरान जिसमें चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस ब्रिगेडियर मुदस्सिर आज़म और जो हेड 11 कॉप्स के जो नुमाइंदा हैं उनको और मेजर डॉक्टर आसिम शहजाद ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो सेक्रेटरी हैं इमरान साहब ब्रिगेडियर इमरान, उनको भी बुलाया गया और उनसे कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराएं। उसके अलावा भी बहुत से उन्होंने जो फोकल पर्सन हैं इनायतुल्लाह साहब के, उन्होंने कहा कि और भी लोगों को जिन ने ताउन नहीं किया उनको बुला करके उनसे उनकी जो स्टेटमेंट्स मांगी गई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दोबारा इस सुओ मोटो केस की समाअत भी हुई और अच्छी बात यह है कि अदालत ने जुडिशल कमीशन को मौका दिया है कि आप जनाब जो जितने स्टेटमेंट्स रह गई हैं, क्योंकि आज जो लिस्ट पेश हुई है ये कहा गया कि 149 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 109 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होना रहती हैं, जिसकी वजह बहुत से लोगों ने सामने आकर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं करवाई। तो अदालत ने कहा आप जितना मर्जी टाइम ले लें, हम यहाँ से इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं लेकिन ये कमीशन रहेगा। जी अच्छा, जब मैंने बात काट रहा हूँ, जब मैंने पहले ये खबर सुनी कि सुओ मोटो को डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो मैंने समझा था कि शायद अब एक मजीद रुकावट आ गई है। ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी बात हुई, फिर मैंने जो इन शहदा कमीशन के जो सरबराह हैं अर्जुन खान साहब, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल पेरेंट्स खासे मुतमईन हैं इस कमीशन से, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले पेरेंट्स को बुला करके उनकी सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की और उन्हें पूरा एतमाद है कि ये जो कमीशन है ये जितना भी वक्त ले ले, अब जहाँ 4 साल गुजर गए हैं तो वहाँ एक आध 1.5 महीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 6 महीने से भी शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पेरेंट्स की जो अपने इत्मीनान के लिए और उनका सिर्फ ये मुतालबा है कि सिर्फ ऐसा कोई पैरामीटर्स आप दे दें और कम से कम ये बता दें कि जिम्मेदारी किसकी है, क्योंकि एहसानुल्लाह एहसान साहब तो आपको पता है सरकारी मेहमान हैं। तो अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि 109 लोग अभी रहते हैं जिन्हें अपनी शहादतें देनी है, उसके बाद ही ज़ाहिर कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और अदालत उज़्मा ने कोई टाइम बार भी मुकर्रर नहीं किया है कि हर सूरत में रिपोर्ट है, ठीक है। अब ये जो 109 हैं, आपके ख्याल में पेश हो जाएंगे सब के सब? अच्छा, अगर फर्ज करें पेश नहीं होते तो फिर रिपोर्ट का स्टेटस क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट का स्टेटस कुछ नहीं होगा, लेकिन इस दफ़ा जो है कमीशन ने पहले, क्योंकि नॉर्मल उन्होंने कहा था कि जनाब आप आकर के दे दें आराम से, लेकिन वो इदारों ने ताउन नहीं किया, जिसमें सारे के सारे इदारे थे सिवाय CTD को छोड़कर। उन्होंने पुलिस, अब तो उन्होंने नासिर दुरानी को भी बुलाया जो साबिक IG थे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस दफा उन्होंने डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्टर को लिखा। आपका सवाल समझ आपका सवाल समझ नहीं, मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। फर्ज करें कमीशन मुझे कहता है जी कल आप आ जाएं, आप कहते हैं नहीं, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं आता। क्या कमीशन के पास कोई इस तरह का इख्तियार है कि मुझे मजबूर कर सके सिवाय इसके कि अगला नोटिस दे दे, या मुझे जैसे कि अदालत होती है ना कि अगर आप ठीक है नहीं आ रहे तो हम आपको किसी इदारे के थ्रू या पुलिस के थ्रू या जो भी सिस्टम है उसके थ्रू हम आपको
मजबूर करेंगे कि आप आके बयान समझ गए, मतलब क्या कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार है कि मैं इनकार कर देता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट को फिर मुतला करना पड़ेगा कि जनाब आपके हुक्म पे बनाया गया था। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो 109 गवाह हैं, ये अगर आप ये समझ रहे हैं कि 1.5 महीना या 2 महीना या साल में हो जाएगा, मुझे डाउट है। आई एम सॉरी सर, मैं डाउट होना चाहिए, डाउट बिल्कुल, क्योंकि जहाँ 4 साल हमने देखा कि डाउट क्या किसी हुकूमत ने इन विचारों को एक तोड़, मैं तोड़ भी नहीं कहूंगा कि तोड़ भी नहीं है, एक टैक्टिक है जो हम कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अब जाहिर है कि इस केस को फॉलो किया, सबने फॉलो किया, हमने बाकायदगी से फॉलो किया, जो साहब को भी लिया है काफ़ी दफ़ा, कि जैसे ही हमें इस पे डिटेल्स आती हैं और रिपोर्टिंग भी इस पे बहुत कम होती है, जब ऐसी चीजें होती है तो फिर आती है तो हमें चीजें निकालनी पड़ेगी। सेंसिटिव मामला है। नहीं, सेंसिटिव मामले कभी नहीं है सर। सेंसिटिव होता तो मतलब फर्ज कर लिया जाता है कि सेंसिटिव नहीं सर, बिल्कुल सर, जहाँ नैब और एनआरओ और इन चीजों के सामने ये कुछ नहीं है हमारे लिए। हम वो एक साल में एक ही दफा हम याद करते हैं और हम करते हैं नेवर फॉरगेट वाला हैशटैग, वो छोड़ दो सब कुछ। मैं कहूँगा कम से कम हम तो एक वादा कर सकते हैं ना कि हम इसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल, और मीडिया वाले भी फॉलो करेंगे। और ये जो समन वाली बात है सर, सबीना हम नहीं कर सकते, एफआईए या पुलिस को हम नहीं भेज सकते, हम इतना कर सकते हैं और ये हमारा फर्ज है बिल्कुल कि अगर हमें पता लगे कि XYZ पर्सन या XYZ इदारा टाल रहा है, कम से कम उनको हम नेम एंड शेम कर सकते हैं। इससे कुछ होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये बताओ खान अब्दुल वली खान मर्डर केस का क्या हुआ? खान अब्दुल खान यूनिवर्सिटी मुर्दान ये जो था सर, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं वो ठीक है, लेकिन यहाँ तो देखें तो मतलब 10 लाख में तो 10 आपको 10 लाख, ये सब मैं देखो सब हाई प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, मैं कोई ABCD केस की आपको 10 लाख हाई प्रोफाइल। उसमें मैं सिर्फ होपफुल इसलिए हूँ कि मैंने देखा है कि APS शुहदा के वालिदैन ने, उनकी माओ ने जिस तरह से बाहर निकल के पार्लियामेंट के सामने आकर के सर वो उन्हीं का प्रेशर था जिसकी वजह से मुमकिन हुआ। बाकी हम आप क्या बेचते हैं सारे उसमें। माना कि कोई केस कभी अंजाम तक नहीं पहुंचा, माना कि कमीशन के पास वो इख्तियार नहीं है, हम या के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, या कम से कम हम थोड़ा सा अपना फर्ज अंजाम करें कि जब आखिरत में हमें जवाब देना पड़े तो कम से कम बंदा ये तो कह सके कि दूसरा कोशिश की थी कि अगर हम इस इतने बड़े साने को भी अगर हम उस पर पर्दापोशी करने जो हम करते रहे बिला वजह, बाय द वे, बिला वजह, फिर मेरे ख्याल में फिर मेरा ख्याल है कि शो रियासत कर देते। सही बात है, शो की पर्दापोशी तो कर दे, शो की पर्दापोशी कर देते हैं जनाब। कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाजत दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहें। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।